हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम एजुकेशन। आपका होम एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मोटिवेशन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रबंधन के प्रेरक तत्व, या फिर इसे कह सकते हैं प्रेरक तत्व या फिर उत्प्रेरक तत्व कहा जा सकता है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं मोटिवेशन फैक्टर, ये होम साइंस के होम मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है गृह प्रबंधन, ये वहाँ से टॉपिक लिया गया है। तो अपनी क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आप मेरा क्लास देख रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है। कभी हम सुख होते हैं तो कभी हम दुखी होते हैं। ये सब तो हमारे जीवन में लगा रहता है। अगर हम सुख हैं तो इसका मतलब कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारा गोल होता है, जो हमारी मनोकामना होती हैं, वो पूरी हो जाती है, राइट। और हम दुखी होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो हमारा गोल होता है, वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। देखो, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम अफसर बन जाते हैं, हम डॉक्टर बन जाते हैं, हम टीचर बन जाते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमारा बहुत सारा वैल्यू होता है, बहुत सारा हमारा गोल होता है। तो हमारा जैसा गोल होता है, हम जो बनना चाहते हैं, हम अफसर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले हमारा एक गोल बनता है ना। गोल के हिसाब से हम अपने जो हमारा जीवन की जो लक्ष्य होता है, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। कोई भी परिवार हो तो उन लोगों की जो इच्छा पूरी करने के लिए 3 प्रकार के तत्व होते हैं। उन 3 प्रकार के तत्व के बिना हमारा जो जीवन होता है वो अधूरा होता है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। अगर ये आपके जीवन में 3 प्रकार के लक्ष्य ना हो, तो जो आपकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। जो जो 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं उनको कहा जाता है मोटिवेशन फैक्टर, या फिर इसे कहा जाता है प्रेरक तत्व, या फिर इसे कह सकते हो आप उत्प्रेरक तत्व भी कहा जा सकता है। तो 3 प्रकार के जो तत्व हैं उनका पहला नाम है मूल, यानी कि उसे कहते हैं वैल्यू कहा जाता है। जो दूसरे नंबर पर है लक्ष्य, उसे कहा जाता है गोल। और जो तीसरे नंबर पे है उसे कहा जाता है स्तर, यानी कि स्टैंडर्ड कहा जाता है, ठीक है। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 3 प्रकार के तत्व होते हैं। 3 प्रकार के तत्व की बात करें, पहले नंबर पे जो तत्व होता है उसे कहते हैं मोल, या फिर अंग्रेजी में इसे कहा जाता है वैल्यू। दूसरे नंबर पे आता है लक्ष्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गोल। तीसरे नंबर पे आता है स्तर, या फिर अंग्रेजी में इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड। यानी कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके पास 3 प्रकार के मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, जिसे जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। यानी कि जो आप बनना चाहते हैं, जैसे कि आप अफसर बनते हो, आप डॉक्टर बनते हो, आप इंजीनियर बनते हो, आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। तो इसके पहले आपके पास मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। किसी भी प्रबंधन के पास कोई भी इंसान होता है तो उसके अंदर ये 3 प्रकार के तत्व होने चाहिए। ये 3 प्रकार के तत्व नहीं होंगे तो उसका जो उसका लक्ष्य होगा, जो उसकी सोच होगी, जो उसकी मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। यानी कि जो लक्ष्य होता है वो आपके पास होना चाहिए। जो पहला नंबर पे मूल होता है, जैसे कि जिसमें से मूल्य जो होता है वो पहले आता है, उसके बाद में यह गोल आता है, उसके बाद में स्टैंडर्ड आता है। यानी कि अगर आपके पास गोल बनाना है या फिर स्तर बनाना है, यानी कि स्टैंडर्ड बनाना है, तो उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा मूल जैसा आपका होगा वैसे ही आपका लक्ष्य भी बनेगा, वैसे ही आपका स्तर बनेगा, ठीक है। यानी कि मूल केंद्र में आता है, उसके बाद में लक्ष्य आता है और स्टैंडर्ड आता है। मूल जैसा होगा वैसे ही आपका गोल होगा, वैसे ही आपका स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मूल पहले आता है कि लक्ष्य पहले आता है कि स्तर पहले आता है, तो आपको बताना है कि पहले मूल आता है, उसके बाद में लक्ष्य आता है और स्तर आता है, ठीक है। यानी कि मूल से ही आपका लक्ष्य और स्तर का निर्माण होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपका लक्ष्य भी वैसा होगा, आपका स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे आप किसी चीज को लेकर का आपका जो मूल होता है वह बुरा है, तो वैसे ही आपका गोल भी बनेगा, वैसे भी स्तर बनेगा। अगर हम मूल की बात करें, अगर मूल को आपको हम समझाना चाहे, तो मूल वह होता है कि किसी चीज को लेकर के जो नजरिया होता है, जो जीवन दर्शन होता है, उसी को कहा जाता है मूल। जैसे कि आप किसी चीज को लेकर के आपके मन में वो थॉट बन गया है, जैसे कि कोई आपके सामने कोई बुरा कार्य हो रहा है, लेकिन आपके मन में वो चीजें अच्छी समझ में आ रही है, तो आप कोई दुनिया भले ही आपको कहे कि ये चीज बुरी है, तो आप कहोगे कि नहीं, मुझे तो इसमें अच्छा ही दिखती है, ठीक है। यानी कि किसी भी इंसान के अंदर वो नजरिया होना चाहिए किसी चीज को देकर के, ठीक है। जैसे कि आप बनना चाहते हो डॉक्टर, ठीक है, तो आपके मन में ये घुस गया है कि मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा। यानी कि आप देखते हो कि हाँ, डॉक्टर की ये चीजें होती हैं, ये कामें होती हैं, दवा देते हैं, किसी मरीज को हेल्प करता है, मदद करता है, कभी कभी फ्री में दवाई दे देता है, ठीक है। ये सब चीजें होती है। तो यानी कि आपके अंदर की
आप अंदर से पॉजिटिव हो उस काम को लेकर के, तो आपका ये नज़रिया हो सकता है, ठीक है? आपका ये नज़रिया बन जाता है। लेकिन गोल जो होता है, यानी कि अगर आपका नज़रिया बन गया है कि हाँ, डॉक्टर ये काम करता है, यानी कि डॉक्टर मदद करता है, दूसरों को सुई लगाता है, या दवाई फ्री में दे सकता है, कुछ भी मतलब मदद करता है, अचानक अपने घर का भी हेल्प कर सकता है, बाहर का भी, खुद का भी कर सकता है, अपने रिश्तेदार के, मतलब ओवरऑल मतलब कि इतना ज़्यादा अपने मन में पॉजिटिव कर लेता है कि मतलब कि कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। तो उस इंसान के अंदर ये गोल हो जाता है कि मैं ये तो बनना चाहता हूँ। अगर वो गोल उसका बन जाता है, यानी कि गोल अब उसका, जैसे कि वो चाहता था कि मेरा ये चीज़ें, गोल क्या होता है, कहीं पे आप पाना चाहते हैं तो वहीं पे आप जाकर के बन जाओ, यानी कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर बन जाओ, तो उसी को कहते हैं गोल, ठीक है? स्तर क्या होता है? स्तर वो होता है जैसे कि आप मूल हमने क्या बताया? मूल वो होता है कि जैसे किसी की चीज़ को लेकर के आपका जो नज़रिया होता है, जैसे कि हमने डॉक्टर के बताया, तो आप अगर डॉक्टर के बारे में अच्छा सोच लिए हो, तो मूल यानी कि जो गोल होता है, आप वहाँ पे पहुँच गए, तो स्तर अपने आप निर्माण हो जाएगा, यानी कि आप मूल, यानी कि मूल आपका सही हो गया, आपका लक्ष्य भी सही होगा, तो स्तर को कोई झंझट नहीं होता, स्तर आप अपने आप से बन सकते हो, ठीक है? यानी कि हमारा कहने का मतलब होता है कि आप जैसा नज़रिया होगा, वैसे ही आपका गोल निर्माण होगा, गोल अगर निर्माण हो गया, तो स्तर भी निर्माण हो जाएगा। देखो अभी हमने आपको बताया डॉक्टर के एग्ज़ाम्पल लेकर के, तो डॉक्टर, लेकिन वहीं पे अगर कोई नेगेटिव सोच रखता है, तो नेगेटिव सोचेगा कि डॉक्टर तो बहुत गंदी काम होता है, उसमें मतलब डर लगता है, खून निकलता है, ऐसा-वैसा होता है, ठीक है? यानी कि कभी होता है कि डॉक्टर ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, डॉक्टर में इतना पैसा नहीं मिलता है, मतलब नेगेटिव में बहुत सारी बातें आप सोच सकते हो, तो आपका गोल भी सही से निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है? यानी कि आपका दिल भी नहीं लगेगा उस चीज़ में पहुँचने के लिए, तो आपका गोल भी वहीं पे सही पे बाधा उत्पन्न करेगा। अब जब गोल आपका सही से नहीं बन पाएगा, तो स्टैंडर्ड अपने आप वीक हो जाएगा, ठीक है? आशा करते हैं आपको हमारा ये समझ में आ गया होगा कि वैल्यू और गोल और स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैकवी के अनुसार मूल वह आदर्श स्तर है जिसमें मनुष्य विकल्पों की प्रक्रिया में प्रभावित होता है। यहाँ से भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मैकवी ने क्या कहा है, तो मैकवी ने कहा है मूल को लेकर के कि मूल वह आदर्श स्तर होता है जिसमें मनुष्य जो होता है विकल्पों की प्रक्रिया में प्रभावित होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा लिखा है पार्कर के अनुसार कुछ प्रकार के यहाँ पे मूल दिए गए हैं, तो पार्कर ने समानता दिया है 9 प्रकार के मूल। पार्कर ने वैसे तो 9 प्रकार के मूल दिए हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी यानी कि अलग-अलग बुक में अलग-अलग तरह से लिखा हुआ था, लेकिन अगर आपसे सामान्यतः पूछा जाए कि पार्कर के अनुसार मूल कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्कर के अनुसार मूल होते हैं 9 प्रकार के, ठीक है? 9 प्रकार के पहले हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद में जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ वो बताते हैं। तो पार्कर के अनुसार 9 प्रकार के मूल वो होते हैं जो पहले नंबर पे है आराम, दूसरे नंबर पे है स्वास्थ्य, तीसरे नंबर पे है इच्छाएं, चौथे नंबर पे है प्रेम, 5वें नंबर पे है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, 6वें नंबर पे है तकनीकी संतोष, 7वें नंबर पे है खेल, 8वें नंबर पे है कला, 9वें नंबर पे है धर्म। यानी कि हमने 9 प्रकार के मूल बताए, जिसमें हमने पहला बताया आराम, फिर स्वास्थ्य होती हैं, इच्छाएं, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी संतोष, खेल, कला और धर्म होता है। ये कितने प्रकार के हुए? ये हुए 9 प्रकार के कुछ मूल हुए, जो किन्होंने बताया? पार्कर ने बताया। लेकिन उसके बाद जो हमने 9 यहाँ पे बताया है ना, 9 इन्होंने धनात्मक कहा, ठीक है? यानी कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्कर के अनुसार धनात्मक मूल कौन से होते हैं, तो पार्कर के अनुसार धनात्मक मूल होते हैं जो अभी हमने 9 बताया, यानी कि आराम, स्वास्थ्य, इच्छाएं, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी संतोष, खेल, कला, धर्म। ये कितने हुए? 9 हुआ। 9 कितने होते हैं? धनात्मक मूल होते हैं। लेकिन पार्कर के अनुसार ऋणात्मक मूल भी होते हैं, तो ऋणात्मक मूल होते हैं जिसका हम काउंटिंग कर रहे हैं। पहला नंबर पे बात करें तो सौंदर्य होता है, दूसरे नंबर पे क्रूरता, तीसरे नंबर पे होता है इच्छाओं की तटस्थता, चौथे नंबर पे होता है धर्म का शैतान होता है, आदि प्रकार के होते हैं। यानी कि हमने धनात्मक मूल बताए और ऋणात्मक मूल बताए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखा है जो एग्जाम में बहुत बार यहाँ से यानी कि अलग-अलग बुक में अलग-अलग लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है पहले नंबर पर प्रेम है, दूसरे नंबर पे सुख है, तीसरे नंबर पे धर्म, चौथे नंबर पे बुद्धिमत्ता होता है, चौथे नंबर 5वें नंबर पे विवेक ज्ञान, उसके बाद में 6ठे नंबर पे है आराम, फिर 7वें नंबर पे है कला, फिर है स्वास्थ्य, तकनीकी
उसके बाद में है संतोष, कार्यकुशलता और महत्वाकांक्षी होता है। या ये याद कर लेना, क्योंकि ये याद करने वाला टॉपिक है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पार्कर के अनुसार किन में मतलब निम्न में से कौन सी मूल उन्होंने बताया हुआ है। तो ये इतने प्रकार के मूल यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इतने प्रकार के मूल पार्कर ने बताया है। याद रखे रहना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्कर ने कितने प्रकार के मूल को बताया हुआ। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको बताया मूल के बारे में कि मूल क्या होते हैं। मूल होते हैं धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। यानी कि जैसा कि आपका मूल होता वैसे ही आपका लक्ष्य भी होगा। यानी कि किसी काम को लेकर का आपका नजरिया, आपकी जो सोच होती है अच्छी है तो वो आपका धनात्मक होगा। लेकिन वहीं पे किसी मूल्य को किसी भी चीज को लेकर के आपका जो नजरिया होता है वहीं पे अगर ऋणात्मक होता है तो उस चीज का यानी कि आपका गोल भी अच्छा नहीं बनेगा, आपका स्टैंडर्ड यानी कि स्तर भी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं मूल ग्रहण करने के चरण बात करते हैं। यानी कि हमने अभी आपको क्या बताया कि किसी चीज को लेकर के नजरिया, यानी कि किसी भी चीज को लेकर के आपका जो नजरिया होता है वही आपका मूल होता है, वही आपका वैल्यू होता है। तो आप कोई चीज ग्रहण करना चाहते हो, यानी कि कोई चीज आप नजरिया देखकर पसंद करना चाहते हो तो उसको ग्रहण भी करना तो पड़ेगा। तो वही ग्रहण करने के लिए यहाँ कुछ प्रकार के चरण दिए गए हैं, जिसके कितने प्रकार होते हैं तो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे होता है अगर कोई चीज़ है यानी कि कोई मूल्य है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको डॉक्टर एग्जांपल लिया था, वहीं पे अफसर बात किया था। तो जैसे कि आपको अफसर में आपको देखना है, यानी कि अफसर को आपको ग्रहण करना है कि जैसे कि हमें अफसर के बारे में कुछ क्वालिटी आपको देखना है तो आपके पास इतने प्रकार के ग्रहण करने के नियम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पहला नंबर पे स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों का चयन करना, यानी कि आपके पास बहुत सारे विकल्प दिए गए हो। ठीक है, यानी कि बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि आपकी जो इच्छाएं होती हैं कि हम कुकिंग फील्ड में जाएंगे, या फिर हम बैडमिंटन बॉक्स में जाएंगे, या फिर सिंगिंग में जाएंगे, या फिर हम हाउसवाइफ ही रहेंगे, या फिर कोई भी जॉब कर सकते। बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो आप पहले आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप स्वतंत्रता पूर्वक उस चीज़ों को आप यानी कि ग्रहण कर पाओ। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी दोस्त से मदद लो या फिर कोई परिवार में कोई सहपाठी से मदद लो। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपके पास स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि खुद से आप कोई चीज़ों को निर्णय ले सको, कि कोई चीज़ों को आप सोच सको, कि अपने आप से कोई ग्रहण कर सको कि हाँ हम ये चीज़ें सोच सकते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक आपके अंदर वो चीज़ें होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को इतनी अच्छे से बता सको कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। यानी कि हम कुकिंग फील्ड पे जा सकते हैं, हम सिंगिंग फील्ड पे जा सकते हैं, उसके अलावा हम जा सकते हैं डांसर वाले फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपके अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आपके पास इतनी आपको वैल्यू होना चाहिए, इतना आपके पास मूल्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आपके पास वैल्यू हो गया है, आपको परिवार से, आपको दोस्त से, आपको सहपाठी से, आपको पड़ोसी से, आपको विद्यार्थी से, आपको टीचर से मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके पास आपके पास दूसरे नंबर पे आता है विकल्पों के मध्य चयन करना। ठीक है, यानी कि हमने अभी क्या बताया कि आपको कुकिंग फील्ड में जाना है, उसके अलावा आपको सिंगिंग फील्ड में जाना है, उसके अलावा आपको हाउसवाइफ बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको डांसर बनना है, बहुत सारी सी फील्ड होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड होती हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो आपके पास आपके पास स्वतंत्रता पूर्वक आपने चयन कर लिया कि हाँ हमें जाना है, टीचिंग में जाना है। ठीक है, आपने टीचिंग में सोच लिया। तो अब दूसरे नंबर पे आता है विकल्पों का चयन करना। ठीक है, विकल्पों के मध्य चयन करना, यानी कि आपने पसंद कर लिया कि हमें कुकिंग फील्ड में जाना ही जाना है। ठीक है, यानी कि आपने विकल्पों का मध्य चयन कर लिया। उसके बाद में विभिन्न विकल्पों के चयन का सोच विचार करने। तो आपने सोचा कि टीचिंग फील्ड में जाना, टीचिंग में बहुत सारे मेथड आते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे आते हैं। ठीक है, प्रकार आते हैं कि आप टीचिंग में ही आपको कौन से तरीके से टीचिंग पढ़ाना, आपको होम साइंस में पढ़ाना, आपको साइकोलॉजी पढ़ाना है, आपको ये पढ़ाना है, या फिर और कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि टीचिंग में बहुत सारे तरीके से आती हैं कि आप ये कर सकते हो, आप हो सकते हो। ठीक है, यानी कि आप किसी को गाइड करना है। ठीक है, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास विकल्पों के मत यानी कि बहुत सारे विकल्प दिए गए हो, तो उसमें आपको चयन करने के पास इतनी स्वतंत्रता पूर्वक आपके पास वैल्यू है, यानी कि आपके पास उतना मूल्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है मूल्यों का निर्धारण एवं समर्थन करना। ठीक है, यानी कि अब आपके पास यानी कि आपने सोच लिया कि आपको होम साइंस पढ़ाना है। ठीक है, आपने सोच लिया कि होम साइंस पढ़ना, तो आप स्थिर हो जाओ कि हाँ हमें होम साइंस पढ़ाना है, होम साइंस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो आपने पसंद किया, यानी कि आपने जो वैल्यू देख लिया, आपने जो मूल्य देख लिया कि हाँ हमें होम साइंस पढ़ाना है, तो होम साइंस तो बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी कि आपका नज़रिया होम साइंस को लेकर के पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं कि आपने भले ही पसंद कर लिया कि हाँ हमें होम साइंस पढ़ाना है, लेकिन आपका जो नज़रिया, आपकी जो सोच है वो उस सब्जेक्ट को लेकर के आपको ऋणात्मक सोच है। ठीक है, यानी कि आपको धनात्मक सोच नहीं है, तो आपको तो गोल भी खराब हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर पॉजिटिव सोच है ना, तो आप वहाँ पे निर्धारण
निर्धारित यानी कि आप उस जो मूल आपने सोचा है, आपने जो अचीव किया वहाँ पे रुके रहो कि हाँ, हमें होम साइंस पढ़ाना है। आपको उस चीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने मूल्यों का निर्धारण कर लिया सही से। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है चयनित मूल्यों का क्रियान्वयन करना, ठीक है? यानी कि आपने होम साइंस को पसंद के लिए कि हाँ, हमें होम साइंस पढ़ाना है। तो अब आप देखो कि हाँ, हमने जो होम साइंस लिया है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उसमें चयनित कीजिए कि हाँ, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? उसके बाद में आप प्रमाणित करो कि हाँ, आप सेलेक्ट कर लो कि हाँ, हमें होम साइंस ही पढ़ाना है। अब चाहे कोई भी चीज़ें कोई भी अच्छी चीज़ें ला दो, कोई भी बुरी चीज़ हो, भले ही वो मेरे लिए बहुत अच्छी हो या भले ही मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ें हो, तो आप मुझे तो होम साइंस ही पढ़ाना पड़े, चाहे जो हो जाए। ठीक है? यानी कि आपने प्रमाणित कर लिया, आपने सिग्नेचर कर दिया कि हाँ, हमें हमें यही पढ़ाना है। ठीक है? तो आप अब वही क्या करोगे, पुनरावृत्ति करोगे 7वां नंबर पे। ठीक है? यानी कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको कोई चीज़ें वैल्यू यानी कि आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होते हैं, वो कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों का चयन करना, यानी कि आपको कोई भी फील्ड होते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको नज़रिया जो होता है, यानी कि आप अपने आप से खुद से वो चीज़ें चयन कर सकते हो। दूसरे नंबर पे होता है विकल्पों के मध्य चयन करना। तीसरे नंबर पे आता है विभिन्न विकल्पों का चयन सोच विचार के बाद। चौथे नंबर पे आता है मूल्य निर्धारण का समर्थन। 5वें नंबर पे आता है चयनित मूल्यों का क्रियान्वयन। 6वें नंबर पे आता है प्रमाणित करना। 7वें नंबर पे आता है पुनरावृत्ति करना। ठीक है? आपसे जो हमने यहाँ पे समझाया वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिख रखा वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि मूल ग्रहण करने के कौन-कौन से यहाँ पे चरण दिए गए हैं। तो अगर आपको ये सातों याद रहेगा तो आप यहाँ पे विकल्प में आप लगा सकते हो। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वैल्यू को ग्रहण करने के चरण कौन-कौन से होते हैं। अब हम आपसे बात करने वाले हैं मूल की विशेषता। मूल की विशेषता वैसे भी आप बहुत प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिख रखा है कि मूल जो आपके ग्रहण कैसे-कैसे कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पे है पहले नंबर मूल्य की विशेषता की बात करें, सबसे पहले नंबर पे है व्यक्तिगत, यानी कि खुद से आपके पास व्यक्तिगत, यानी कि देखो हमने अभी आपको बताया था मूल वैल्यू ग्रहण करने के चरण में कि स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों का चयन करना, यानी कि आपके पास खुद के पास इतना प्रबंधन के पास कुछ भी इतना नज़रिया होना चाहिए, इतनी सोच होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के कि वो किसी भी निर्णय ले सके, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड ना हो कि हाँ, हमें कोई चीज़ यानी कि कोई चीज़ पसंद करना है, कोई विकल्प दे दिया गया है, कोई परेशानी दे दी गई है, कोई समस्या दे दी गई है, तो वो खुद से चयन ना कर पाए। अपने सहयोगी से, अपने सहपाठी से, अपने दोस्त से, अपने माता-पिता से, अपने भाई-बहन से मदद ले। यानी कि उसके पास व्यक्तिगत यानी कि खुद के पास इतना नेचर होना चाहिए कि कोई विकल्प, कोई समस्या दे दी जाए तो वो खुद से चयन कर सकते हैं। यानी कि उसके पास व्यक्तिगत होना चाहिए, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि मूल्य आपके पास यानी कि व्यक्तिगत होता है, यानी कि खुद का नज़रिया होता है। व्यक्तिगत होता है यानी कि जैसे कि अब अभी आपको बताया हमने कि डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल लिया कि कोई होता है कि डॉक्टर को लेकर के बहुत अच्छी सोच रखता है, लेकिन कहीं वहीं पे होता है कि सोचता है कि डॉक्टर का जो डॉक्टर काम करता है वो अच्छा नहीं होता है, या फिर मतलब कि बहुत गंदगी वाली काम होती है, फोड़े-फुंसी साफ करना होता है, ठीक है? खून लगा होता है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, मतलब बहुत पॉजिटिव भी सोच सकते हो और इसके अलावा नेगेटिव भी सोच सकते हो। यानी कि खुद का एक व्यक्तिगत होता है। हर कोई इंसान अलग सोचता है, एक-दूसरे से भिन्न सोचता है। कभी किसी की जो इच्छाएँ होती हैं, कभी किसी की जो मन होता है, किसी का दिल होता है, समान नहीं हो सकता। हर किसी से कोई अलग सोचता है। तो सबसे पहले नंबर पे मूल्य की विशेषता की बात करें तो व्यक्तिगत होता है, यानी कि खुद का पर्सनल होता है, ठीक है? दूसरे नंबर पे है स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्र होकर के मूल्य अपने आप देखो, किसी के दबाव में आप करके आप मूल्य को नहीं निर्धारित, यानी कि जैसे कि आप कोई चीज़ यानी कि घर में ही चीज़ होता है कि कोई आप शॉपिंग करने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, तो किसी के मतलब देख करके नहीं लेते हो ना, आपको जब अच्छा लगता है तभी आप लेते हो, यानी कि स्वतंत्र होकर लेते हो। अगर वहीं पे कोई दबाव होकर के कहता है कि नहीं ये कपड़ा ले लो, या फिर ये शॉपिंग में जा रहे हो, ये सब्ज़ी ले लो, या फिर कुछ भी सामान लेते हो, तो कोई अगर आपके आस-पास का होता है, अगर आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, कोई अगर आपके बगल है कहता है कि नहीं वो चीज़ आप ले लो, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप नहीं लेते हो, अगर ले भी लेते हो तो आपका दिल नहीं लगता, ठीक है? तो स्वतंत्रतापूर्वक अगर आप कोई चीज़ें करते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो आपके पास स्वतंत्रतापूर्वक चयन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में संतोष, अगर आपका मूल, आपका नज़रिया अच्छा होता है तो आपको संतोष की प्राप्ति होती है, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर आपका मूल नहीं अच्छा होगा तो आपको असंतोष की प्राप्ति होगी, ठीक है? तीसरा नंबर पे ये नहीं होगा लक्ष्यों की श्रृंखला। उसके बाद व्यक्तिगत का निर्माण, ठीक है? यानी कि अगर आपका नज़रिया अच्छा है किसी चीज़ को लेकर के, तो आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपका अच्छा नेचर निर्माण होता है, ठीक है?
तो लक्ष्य की यहाँ मूल की विशेषता कि हमने 2-3 पॉइंट बताया कि खुद का व्यक्तिगत होता है, कोई भले ही आपको कहे कि नहीं वो चीज़ अच्छा है, तो अगर आपका दिल अंदर से कह रहा है कि नहीं अच्छा है, तो आप नहीं अच्छा कह सकते हो, ठीक है? तो दूसरे नंबर पे होता है संतोष, तीसरे नंबर पे है संतृप्तता, उसके बाद क्या है व्यक्तिगत का निर्माण होता है। अगले पॉइंट पे चलें, अगला यहाँ पे है अब हम बात करते हैं गोल की। अभी तक आपने पढ़ा लक्ष्य के बारे में कि नज़रिए की बात की आपकी किसी चीज़ को लेकर के आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए, राइट? लेकिन अब हम बात करते हैं गोल। देखो अब आपके पास अगर लक्ष्य सही से हो गया, यानी कि अगर आपके पास वैल्यू सही से हो गया तो गोल अपने आप सही से बन जाएगा, ठीक है? यानी कि जैसे कि आप सोचते हो कि हम अफ़सर बन जाएँ, आप इंजीनियर बन जाएँ, तो आप अभी तक आपने सोचा, लेकिन जब आपका नज़रिया अच्छा बन जाता है ना, तो गोल अपने आप निर्माण हो जाता है, ठीक है? यानी कि किसी भी जो व्यक्ति होता है, जब वह उसकी जो इच्छाएँ होती है, वहाँ तक पहुँचना चाहता है, उसे ही लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है? यानी कि जहाँ पे तक आप पहुँचना चाहते हो, जैसे कि आप टीचर बन जाते हो, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, तो इसका मतलब कि आपका गोल निर्माण हो गया, ठीक है? लक्ष्यों का जो निर्माण होता है, व्यक्ति की जो इच्छाएँ होती है, जीवन मूल्यों की जो अभिवृत्ति होती है, विचारधारा होती है, ठीक है? ये सब क्या होते हैं, इनके द्वारा होता है। लक्ष्य जो की श्रृंखला होती है, सदैव परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गोल है आपका, आज गोल है तो कल भी वही गोल हो सकता है। हो सकता है आपका गोल परिवर्तित भी हो जाए। यानी कि जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, वो परिवर्तन होता रहता है। देखिए वहीं पे जब हमने वैल्यू की बात की थी, तो वैल्यू कैसे होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि किसी चीज़ को लेकर के नज़रिया जो आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन जब गोल की बात कर सकते हैं, तो गोल श्रृंखलाबद्ध होते हैं, लेकिन ये हमेशा परिवर्तन रहते हैं, ठीक है? यानी कि अगर आपका होगा, जैसे कि आप देखो अभी छोटे होते हैं, तो पहले 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो, 4 पढ़ते हो, फिर ऐसे-ऐसे पढ़ के फिर आप कोई डिग्री लेते हो, बीए करते हो, जी बीए पढ़ने के बाद आप उसके बाद में बीएड करना चाहते हो तो बीएड करते हो, बीएड करने के बाद टीचर बनते हो, टीचर बनने के बाद आप सोचते हो और इससे पद में आ जाए, यानी कि जो श्रृंखला होती है बढ़ती चली जाती है, ठीक है? यानी कि देखो कोई गरीब होता है, सड़क पे लेटा रहता है, तो वो सोचता है कि मुझे अच्छा खाना मिल जाए, सुखी प्राप्त करना चाहता है। जब उसके पास सुखी प्राप्त हो जाता है, तो वो घर चाहता है। घर क्या होता है? घर वो होता है कि उसका जो घर मतलब कि किराए वाला घर, ठीक है? यानी कि वो घर में रहना चाहता है। लेकिन जब वहीं पे किराए का घर मिल जाता है, तो वो सोचता है कि मेरा खुद का घर हो जाए, खुद का मकान हो जाए। तो खुद का मकान हो जाता है, तो सोचता है कि मेरे अगल-बगल की भी मकान बन जाए, ठीक है? यानी कि जो उसके किसी भी इंसान के अंदर कभी भी जो इच्छाएँ होती हैं, गोल होता है, वो कभी मुकम्मल नहीं होगा। श्रृंखलाबद्ध चढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे लक्ष्य जो होते हैं, लक्ष्य के प्रकार होते हैं, तो लक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं, तो लक्ष्य के होते हैं 3 प्रकार के। तो पहले नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पे होता है दीर्घकालीन लक्ष्य, दूसरे नंबर पे होता है साधन समाप्ति लक्ष्य, तीसरे नंबर पे होता है तत्कालीन लक्ष्य, या फिर इसे कहा सकता है कि अल्पकालीन लक्ष्य, या फिर इसे कह सकते हो मध्य अंत लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है? यानी कि हमने आपको बताया लक्ष्य के प्रकार में, लक्ष्य के प्रकार कितने होते हैं, तो लक्ष्य के प्रकार 3 होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य वो लक्ष्य होते हैं जो लंबे समय तक चलता आ रहा हो, ठीक है? यानी कि जैसे कि आप टीचर रहते हो तो सोचते हो कि 1 महीने की छुट्टी हो, मतलब कि जब मई जून की छुट्टी होती है तो आप सोचते हो, यानी कि जैसे कि आप अभी यानी कि पढ़ा रहे हो स्कूल में, ठीक है? टीचर के जॉब कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि जब मई जून की छुट्टी होगी तो मैं शिमला जाऊँगा या कहीं और, तो आपने पहले से ही गोल बना लिया ना। यानी कि जो गोल वो होता है कि जो लंबे समय से सोचा गया हो, उसे कहा जाता है दीर्घकालिक लक्ष्य कहा जाता है, राइट? राइट। दीर्घकालिक लक्ष्य वही लक्ष्य होते हैं जो लंबे समय तक सोचा जा सकता है। देखो कोई छोटी लड़की होती है, तो जब आप छोटी लड़की हो तभी उसके लिए पैसा जमा करने जाते हो कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसकी शादी करूँगा। तो ये क्या हो गया, दीर्घकालिक लक्ष्य हो गया, ठीक है? घर बनाने के लिए मतलब तुरंत तो पैसा नहीं जमा करते हो ना, तो उसके पहले उससे घर बनाने से पहले आप 2-3 साल 4 साल पहले से ही पैसा जमा करने लग जाते हो। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका दीर्घकालिक लक्ष्य हो गया, ठीक है? तो दीर्घकालिक लक्ष्य वो लक्ष्य होते हैं जो लंबे समय से आप सोचते हो ना, उसे कहा जाता है दीर्घकालिक लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद में क्या होता है, ये जो साधन समाप्ति लक्ष्य होता है, ये एक्चुअल में कोई लक्ष्य नहीं होता। वैसे तो लक्ष्य होता है, 2 ही प्रकार के लक्ष्य होते हैं, जो कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घकालिक लक्ष्य, दूसरे नंबर पे होता है तत्कालीन लक्ष्य। या वैसे तो लक्ष्य होते हैं 2 प्रकार के, जो पहले नंबर पे होता है दीर्घकालीन लक्ष्य, उसके बाद में होता है तत्कालीन लक्ष्य। लक्ष्य सामान्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, यानी कि कोई लक्ष्य होता है लंबा होता है और एक लक्ष्य होता है छोटा होता है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य वो लक्ष्य होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि आपको मकान बनाना है, तो 2-3-4 साल पहले आपको पैसा जमा करना है। बेटी की शादी करना है, तो आप छोटी रहती है तभी उसके लिए पैसा जमा करने लगते हैं।
जॉब दिलाना है, कोई अच्छी पढ़ाई करना है, तो उससे पहले यानी कि जब छोटी होती है तभी उसके लिए जीवन बीमा करने लगते हो, यानी कि पैसा जमा करने लग जाते हो बैंक में, ठीक है? तो दीर्घकालीन लक्ष्य वही होता है। लेकिन जो तत्कालीन लक्ष्य होता है, अल्पकालीन लक्ष्य होता है, तो अल्पकालीन लक्ष्य वो होता है 2-3 के लिए। आपको कहीं पहले से सोच लेते हो कि हाँ, हमें कहीं जाना है, ठीक है? या फिर जैसे कि आप हमने अभी बताया कि बेटी की शादी करना है, तो पहले छोटे-छोटे पैसे जमा करते हो ना, तो जो छोटे-छोटे सोच होते हैं ना, तो उसे कहा जाता है अल्पकालीन लक्ष्य। देखो, जब आपके पास अल्पकालीन लक्ष्य हो जाएँगे ना, तभी आपका दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा होगा, ठीक है? यानी कि जैसे कि आपको भी बताया कि आपको जैसे कि आप टीचर की जॉब कर रहे हो, तो आपको शिमला हमने बताया एग्ज़ाम्पल में कि आपको महीने की छुट्टी के लिए शिमला जाना है। तो आप पहले छोटे-छोटे पैसे जमा करते हो ना, तो जो छोटे-छोटे पैसे जमा करते हो, धीरे-धीरे जो पैसा जमा करते हो, वही कहा जाता है अल्पकालीन लक्ष्य। यानी कि कोई ऐसा लक्ष्य हो जो 1-2-3 दिन के लिए वो लक्ष्य बने, तो उसे कहा जाता है एक अल्पकालीन लक्ष्य कहा जाता है। यानी कि ये जो लक्ष्य होता है, ये छोटा होता है, कम समय के लिए प्लान होता है, ठीक है? और जो ये दूसरे नंबर पे है साधन समाप्ति लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य होता है, ये वास्तव में यह कोई लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि यह तत्काल लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए एक साधन के तौर पर होता है, ठीक है? इसे एक और नाम कहा जाता है, इसे कहा जाता है मीन चेन भी कहा जाता है। ये लक्ष्य स्वतः ही कुछ क्रियाओं के बाद ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपको बैंक जाना है, तो बैंक जाने के लिए पहले आपको चेक निकालना पड़ेगा ना। देखो, हमने अभी आपको बताया दीर्घकालीन लक्ष्य कि आपको बेटी की शादी करनी है, बेटी को शादी करने के लिए पैसा जमा करना है, तो आपका ये हो गया दीर्घकालीन लक्ष्य, ठीक है? उसके बाद हम दूसरी बात करें, यानी कि तत्कालीन लक्ष्य है, इसके बाद में तत्कालीन लक्ष्य की बात करें या फिर अल्पकालीन लक्ष्य, तो आपको शादी की हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया, तो आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो, ठीक है? तो बैंक में आप जब पैसा कमा जाते हो ना, तो वो कैसा हो गया, वो हो गया अल्पकालीन लक्ष्य कह सकते हो एक, ठीक है? उसके बाद में जब आप चेक जो काटते हो ना, तो चेक करना आपका कोई गोल नहीं होता है या कोई आपका लक्ष्य नहीं होता। ये कैसा लक्ष्य होता है? ये लक्ष्य होता है साधन समाप्ति लक्ष्य। यानी कि साधन समाप्ति लक्ष्य वो लक्ष्य होते हैं जो आपने पहले कभी सोचा नहीं था। जैसे कि आपको मार्केट जाना है, आपको बाजार जाना है, ठीक है? यानी कि आप दीर्घकालीन लक्ष्य की ना बात करें, हम साधन समाप्ति लक्ष्य की बात करें, तो साधन समाप्ति लक्ष्य का हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि आपको बाजार जाना है, ठीक है? यानी कि आपको अल्पकालीन लक्ष्य पूरा करना है। तो जैसे कि आपको सब्जी जाना है, आपने सोचा कि सब्जी जाना है, तो सब्जी आप जाओगे, तो सब्जी जाने के बाद आपका रास्ते में जाकर के आपको पानी बरसने लगा या फिर आपको टेम्पू नहीं मिला, तो आपको मोटरसाइकिल से जाना पड़ा, ठीक है? यानी कि कोई ऐसी घटना घट जाए जो आपने सोचा नहीं था, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपका साइकिल पंचर हो गया, आपका मोटरसाइकिल पंचर हो गया, या फिर आपका बारिश होने लगा, या फिर आपके पास पैसा नहीं था, आप सोचे थे कि बैंक में जाकर मैं पैसा निकलवा लूँगा। तो ये सब जो घटनाएँ घट जाएँ, तो उसे कहा जाता है साधन समाप्ति लक्ष्य कहा जाता है। यानी कि जो ऐसी लक्ष्य हो जाए, यानी कि जो ऐसा गोल हो जाए, ऐसी जो घटनाएं घट जाए जो आपने कभी सोचा नहीं था, तो उसे कहा जाता है साधन समाप्ति लक्ष्य, ठीक है? यानी कि ये एक्चुअल में कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये अपने आप से लक्ष्य पैदा हो जाता है, ठीक है? यानी कि हमने आपको बताया लक्ष्य के प्रकार, तो लक्ष्य के प्रकार में हमने 3 बताया, जिससे पहला कहा जाता है दीर्घकालीन लक्ष्य, दूसरा होता है अल्पकालीन लक्ष्य, तीसरा होता है साधन समाप्ति लक्ष्य। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा लिखा है स्टैंडर्ड, क्या कह सकते हो, या फिर इसे कहते हैं स्तर। स्तर क्या होता है? तो स्तर वो होता है कि जैसे कि आपका अगर लक्ष्य सही से पूरा हो गया, आपका गोल भी अच्छा से पूरा हो गया, तो स्तर अपने आप से निर्माण हो जाएगा, ये अपने आप से निर्माण हो जाएगा। जिससे यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यह कैसा होता है, तो यह तुलनात्मक होता है, यह एक माप होता है। जैसे कि आपका जो वैल्यू होता है किसी भी चीज़ को लेकर के जो नज़रिया होता है, अगर आपका नज़रिया अच्छा हो गया तो आपका गोल बन जाएगा। अगर आपका गोल अच्छा से बन गया, तो जो स्टैंडर्ड होता है, स्तर भी निर्माण हो जाएगा। तो यानी कि जो गोल होता है, जो वैल्यू होता है, वो उसको चेक करने के लिए एक माप होता है, तो उस माप को कहा जाता है स्तर, या फिर इसे कह सकते हो स्टैंडर्ड। यानी कि यह एक प्रकार का माप होता है, जो आप चेक कर सकते हो कि आपका गोल कैसा निर्माण हुआ, आपका वैल्यू कैसा था, तो आपका गोल कैसा निर्माण हो गया, ठीक है? स्तर ही हमारे कार्यों के पूर्व अपूर्व होने का प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? यानी कि स्तर वस्तुओं को नापने जो हेतु विचार प्रस्तुत करते हैं, कार्य को तरीका बताते हैं, और हम इस स्तर को प्राप्त करने की कोशिश में तत्पर लगे रहते हैं, ठीक है?
इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण लक्ष्य के बिना अधूरा है और गोल के बिना अधूरा है, यानी कि स्टैंडर्ड की जो उत्पत्ति होती है गोल एंड वैल्यू से ही होती है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ग्रास एवं कैंडल के अनुसार। तो ग्रास एवं कैंडल के अनुसार स्तर गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकांश अवसरों को जीवन को रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझी जाने वाली स्थिति के मानसिक चित्र के रूप में समझी जा सकती है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है यानी कि ग्रास एवं कैंडल के अनुसार, तो इसे याद रखे रहना जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है ग्रास एवं कैंडल के अनुसार स्तर के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो पहले नंबर पे होता है परंपरागत स्तर होता है, दूसरे नंबर पे होता है परिवर्तनशील होता है। दूसरे नंबर पे होता है परिवर्तनशील या फिर इसे कह सकते हैं नमनीय स्तर कहा जाता है। परंपरागत स्तर वो स्तर होते हैं जो समय के साथ ना बदले, ठीक है, यानी कि जो समय के साथ ना बदले उसे कहा जाता है परंपरागत स्तर कहा जा सकता है, ठीक है। परिवर्तनशील नमनीय जो स्तर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो समय के अनुसार बदल जाए ना उसे कहा जा सकता है, उसे कहा जाता है परिवर्तनशील या फिर इसे कह सकते हैं नमनीय स्तर कहा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखे ना कि ग्रास एवं कैंडल ने कितने प्रकार के स्तर की बात की है? तो उन्होंने दो प्रकार के स्तर की बात की है। पहले नंबर पे परंपरागत होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो परंपरागत स्तर होता है जो इसमें से सामाजिक स्वीकृति होती है, पूर्णता जिसे मूल्यों को मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। धन, समय और जो परिवर्तन मूल्य होते हैं इसमें कम मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। इसको बनाए रखने के लिए अधिक परिवर्तनशील आवश्यकता होती है। वहीं पे जो परिवर्तनशील नमनीय स्तर वाला होता है इसमें आराम, समूह के अंतर मित्रता और साधन को प्रयुक्त करने के लिए मध्य संतुलन अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। धन, समय और फिर इसके अलावा परिवर्तनों को मूल्यों के रूप में अधिक मान्यता प्रदान की जा सकती है। चलते हैं। निखिल योन-डैर्सी के अनुसार स्तर को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले नंबर पे है संतुष्टि के आधार पर, दूसरे नंबर पे है स्थिर परिवर्तनशीलता के अनुसार पर, तीसरे नंबर पर है गुण के आधार पर। ये रहा स्तर के कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे बताया। अब पीछे फिर से हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे आपको बताया वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड के बारे में। स्टैंडर्ड के बारे में मूल क्या होता है? मूल किसी भी चीज़ को लेकर के जो आपकी नज़रिया होता है, सोच होता है, विचार होता है, उसे कहा जाता है मूल्य कहा जाता है। यानी कि किसी चीज़ को लेकर के अगर आपका सोच धनात्मक है तो आपका गोल भी धनात्मक भी होगा और स्टैंडर्ड भी आपका धनात्मक बन ही जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका सोच ऋणात्मक है यानी कि आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप उस चीज़ का नज़रिया अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि आपका गोल भी अच्छा नहीं बनेगा और आपका स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि आप भले ही आप कोई जॉब कर रहे हो लेकिन आपका जो गोल यानी कि आप जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो लेकिन आपका जो वैल्यू है, जो नज़रिया है उस काम को लेकर के अच्छा नहीं है, तो आपका जो गोल है यानी कि आपका गोल अच्छा नहीं बन पाएगा, आप पैसा सही से कमा नहीं पाओगे। तो आपका जब गोल अच्छा से नहीं निर्माण हो पाएगा तो आपका स्टैंडर्ड, आपका जो स्तर हो जाएगा अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। तो हमने ये आपको बताया। उसके बाद में हमने बताया मैकवे के अनुसार मूल आदर्श स्तर है जिसमें मनुष्य विकल्पों की प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं। हमने पार्कर के अनुसार 9 प्रकार के हमने मूल बताए, 9 प्रकार के हमने बताया प्रेम, सुख, धर्म। इसके अलावा हमने बहुत सारे बताए प्रेम, सुख, धर्म, बुद्धिमत्ता, विवेक, ज्ञान, आराम, कला, स्वास्थ्य, तकनीक, संतोष, कार्य कुशलता, महत्व की आकांक्षाएं। ये कुछ प्रकार के हमने मूल बताए। उसके अलावा हमने 9 प्रकार के आपको मूल बताए। कुछ हमने आपको बताया धनात्मक और कुछ हमने आपको बताया ऋणात्मक। पार्कर के अनुसार 9 प्रकार के इन्होंने मूल बताए। 9 प्रकार की हमने जब बात की तो उसमें पहले नंबर पे था आराम, स्वास्थ्य, इच्छाएं, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी संतोष, खेल, कला और धर्म। तो 9 प्रकार के उन्होंने क्या बताए थे? मूल बताए थे, जिसमें जो हमने यहाँ पे 9 बताया वो क्या थे? वो धनात्मक मूल थे, लेकिन हमने कुछ बताए थे ऋणात्मक मूल। अब आगे बात करते हैं मूल ग्रहण के। हमने कुछ यहाँ पे चरण बताए थे, तो 7 नंबर के चरण होते हैं। पहले की बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों का चयन, दूसरे नंबर पे होता है विकल्पों के मध्य चयन, तीसरे नंबर पे होता है विभिन्न विकल्पों का चयन सोच विचार के बाद, चौथे नंबर पे है मूल्य निर्धारण एवं समर्थन, 5वें नंबर पे है, 6वें नंबर पे है प्रमाणित करना, 7वें नंबर पे है पुनरावृत्ति करना, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं। आगे हमने बताया था मूल्य की विशेषता की बात की थी। तो मूल्य की विशेषता की बात करें तो मूल्य की विशेषता होता है व्यक्तिगत, यानी कि खुद का आपका व्यक्तिगत होता है। खुद का आप किसी चीज़ का लेकर के जो नज़रिया होता है वही होता है, व्यक्तिगत होता है। स्वतंत्र यानी कि कोई चीज़ को लेकर के आप स्वतंत्र रहते हो, कि आप स्वतंत्र चीज़ से वो कह सकते हो ना कि हाँ, हम ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। आपका नज़रिया जो अच्छा होता है आप वह कह सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई सामान रखी गई है, यानी कि कोई कपड़ा रखा हुआ अच्छा-सा रखा हुआ, तो हर किसी चीज़ को वो कपड़ा पसंद नहीं आता है ना। अब किसी को वो कपड़ा बुरा लगेगा, किसी को चीज़ वो अच्छा लगेगा। लेकिन आप वही चीज़ से स्वतंत्र रूप से कह सकते हो कि हाँ, हमें ये कपड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में है संतोष, यानी कि आप मो का जो नज़रिया होता है, आप अगर कह देते हो कि हाँ, हमारा ये चीज़ अच्छा है, तो आपको संतोष मिलता है। उसके बाद होता है व्यक्तिगत निर्माण, यानी कि लक्ष्य, यानी कि जो आपका मूल्य, जैसा आपका मूल्य होगा, आपका व्यक्तिगत वैसा ही निर्माण होगा। आगे बात करते हैं। हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया था, सॉरी हमने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैकी ने 4 प्रकार के मूल्यों की बात की थी। पहले नंबर पे उन्होंने कहा था योजना, दूसरे नंबर की बात की थी उन्होंने कहा था कौशल, तीसरे नंबर की उन्होंने की बात की थी कर्मबद्धता और चौथे नंबर पे बात की थी क्षमता। ये लक्ष्य और गोल, यानी कि लक्ष्य और गोल वो होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो इच्छाएँ होती हैं, अगर वहाँ तक वो पूरी हो सकती है, यानी कि जो आप बनना चाहते हो, आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, तो उसे कहा जा सकता है लक्ष्य, यानी कि उसे कहा जाता है गोल। तो गोल क्या हो सकता है? गोल आपका क्रमबद्ध होता है, यानी कि श्रृंखलाबद्ध होता है, लेकिन यह हमेशा परिवर्तित हो सकता है, यानी कि हमेशा वही नहीं बना रहेगा। हर इंसान की जो इच्छाएँ होती हैं, बदलती चली जाती हैं, ठीक है? यानी कि ये श्रृंखलाबद्ध होती हैं। को आज कुछ और सोचता है इंसान और कल कुछ और सोचता है। तो इच्छाएँ कभी एक तरह की नहीं होती हैं। लक्ष्य जो होती हैं श्रृंखलाबद्ध होती हैं, ठीक है? यानी कि लक्ष्यों की विभिन्न जो श्रेणियाँ होती हैं, ये जो उन्हें छोटे लक्ष्य से बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। लक्ष्य जो होती है गतिशील जो होती हैं, गतिशील प्रकृति होती है। एक लक्ष्य दूसरी ओर और फिर तीसरे लक्ष्य अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे एक व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है आकर्षक घर बनाना होता है, वहीं पे कोई लक्ष्य होता है कि सुंदर मेरा मकान हो जाए, वहीं पे किसी का लक्ष्य होता है कि मेरा अगल-बगल पड़ोस अच्छा हो जाए। यानी कि किसी की जो इच्छाएँ होती हैं कभी खत्म नहीं हो जाती हैं। इच्छाएँ जो होती हैं प्रतिदिन हमेशा एक दूसरे स्थान ले लेती हैं, यानी कि आज कुछ और, अगर आज कुछ और लक्ष्य हो, कल कुछ और लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जो लक्ष्य होते हैं हमेशा स्थगित होते रहते हैं। आज कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में हमने बताया कि लक्ष्य के 3 प्रकार होते हैं। तो पहले नंबर पे होता है दीर्घकालीन लक्ष्य, दूसरे नंबर पे होता है समाप्ति लक्ष्य, तीसरे नंबर पे होता है तत्कालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य वो होता है जो लंबे समय के लिए होता है, उसे दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, यानी कि कोई लंबे समय तक प्लानिंग बनाते हो तो उसे कहा जाता है दीर्घकालीन लक्ष्य। दूसरे नंबर पे बात करें साधन समाप्ति लक्ष्य, तो साधन समाप्ति लक्ष्य एक्चुअल में कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये वो लक्ष्य होता है जैसे कि आप कोई आज काम करना चाहते हो, तो जो आपने कोई काम सोचा नहीं लेकिन फिर भी वो काम करना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है साधन समाप्ति लक्ष्य। यानी कि साधन समाप्ति लक्ष्य वो होता है जैसे कि आपने सोचा कि मैं आज 2-3 घंटा पढ़ूँगा, लेकिन पढ़ने के बाद क्या हो सकता है, जैसे कि आपने 1 घंटा पढ़ा, कोई मेहमान आ गया या आपके पास कोई बच्चा है तो आपका बच्चा रोने लगा, तो आपको वो किताबें रखनी पड़ेगी। तो आपने सोचा तो यही था ना कि आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ना है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं जो आपको बीच में पढ़ाई को रोकना पड़ता है। तो कुछ घटनाएँ ऐसी हो सकती हैं कि जो आपने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी वो घट जाए, तो उसे कहा जाता है साधन समाप्ति लक्ष्य कहा जाता है। तत्कालीन लक्ष्य या फिर इसे कह सकते हैं अल्पकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य वो लक्ष्य होता है जैसे कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के, 3 दिन के लिए हो जाए, ठीक है? यानी कि ऐसा कोई लक्ष्य हो जो छोटा प्लान हो, छोटा समय के लिए हो। जैसे कि आप सोचो कि आज मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है? आप छोटे दिन के लिए सोचो तो उसे कहा जाता है अल्पकालीन लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है? लेकिन दीर्घकालीन लक्ष्य वो लक्ष्य होता है जैसे कि आज दीपावली मतलब है 2-3 महीने के बाद, तो आप सोच रहे हो अभी से कि मुझे ये कपड़ा पहनना है, मुझे ये शॉपिंग करना है, तो उसे दीर्घकालीन लक्ष्य कहा जाता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, हमने स्टैंडर्ड की बात करी तो स्टैंडर्ड वो होता है जैसे कि आपका अगर गोल अच्छा हो गया है, आपका वैल्यू अच्छा हो गया है, तो स्टैंडर्ड यानी कि आपका स्तर भी अच्छा बन जाएगा। ये एक प्रकार का माप होता है, ठीक है? इसकी उत्पत्ति जब होगी जब आपका गोल अच्छा बनेगा, आपका वैल्यू भी अच्छा बनेगा, ठीक है? स्तर ही हमारे जो कार्य होते हैं पूर्व और अपूर्व होने पर प्रदर्शित होते हैं, यानी कि अगर आपका लक्ष्य पहले पूरा हो जाएगा, यानी कि पहले आपका वैल्यू पूरा होगा, उसके बाद में लक्ष्य पूरा होगा, तब उसके बाद में स्तर यानी कि स्टैंडर्ड अपना झलक दिखलाएगा, ठीक है?
ग्रास एवं कंडल के अनुसार इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ प्रकार लिखे गए हैं स्टैंडर्ड के। ग्रास एवं कंडल के अनुसार स्टैंडर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहले बात करें परंपरागत स्तर, दूसरे की बात करें परिवर्तनशील या फिर नमनीय स्तर। परंपरागत स्तर वो स्तर होते हैं जो समय के साथ बदले, यानी कि जो समय के साथ ना बदले, उसे कहा जा सकता है परंपरागत स्तर। ठीक है। उसके बाद में जो परिवर्तनशील यानी कि नमनीय स्तर के जो होता है, जो समयानुसार बदल जाए, उसे कहा जा सकता है परिवर्तनशील स्तर कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने बताया निकोल एवं डार्सी के अनुसार स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर की बात करें संतुष्टि के आधार पर, दूसरे नंबर पे बात करें स्थिर परिवर्तनशीलता के अनुसार पर, तीसरे नंबर पे बात करें गुण के आधार पर। ये रहा आज का हमारा टॉपिक, प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व या फिर मोटिवेशन फैक्टर जिसे कहा जाता है। तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको हमने जो यहाँ पे आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरा क्लास यहाँ तक पहुँच गए हो और आप तक अभी ने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।